नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेम के। ठीक है, बेसिकली फोर्थ सेम का जो आपका बॉटनी का पेपर है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पेपर का नाम आप सभी को पता है, इकोनॉमिक बॉटनी, इथेनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये पेपर का नाम है। सभी यूनिवर्सिटी में यही एप्लीकेबल है। इस पेपर का आज हम पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, ठीक है, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटेड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट के बारे में, इन कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना जो आपका सेकेंड ईयर का पेपर है, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर हो फोर्थ सेमेस्टर, वो बेसिकली ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और न्यू चीज़ें जो अभी हुई हैं, जैसे इसी में आपको बहुत सारी नई चीज़ें पढ़नी है। जैसे आईपीआर क्या होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में आपको पढ़ना है, जो बहुत सारी नई चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपको स्टडी करनी है। तो आज से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपकी क्लासेस फोर्थ सेम की प्रोवाइड की जाए। और अगर आप फोर्थ सेम की जूलॉजी की क्लासेस करने चाहते हैं तो उसकी मोस्ट ऑफ द क्लासेस देखिए, सेकेंड जो प्रीवियस ईयर में था, बहुत सारी चीज़ें एकदम बहुत अच्छे से उसमें पढ़ाई जा चुकी हैं और वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे थे। तो जो नई चीज़ें हैं जो बची हुई थी, जैसे डीएनए डायग्नोस्टिक वगैरह, इस बार पढ़ाया जा रहा है, जो आपको प्राची मैम पढ़ा भी रही हैं। और उसकी प्लेलिस्ट भी मैं इस वीडियो के लेक्चर्स में ऐड कर दूंगी। या आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इशू होता है तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ ओरिजिन या ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है, या ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स क्या होता है। ठीक है, देखिए, अगर एक कुछ सिंपल लैंग्वेज में हम समझते चलें तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। किसी भी कंडीशन को डाइवर्स कब कहते हैं, डाइवर्सिटी, जब वहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग पाए जाएं। जैसे डाइवर्सिटी बोलते हैं कि इस जगह की डाइवर्सिटी बहुत रिच है। क्या मतलब है वहाँ का डाइवर्सिटी रिच है, कि वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट तरह की चीज़ें पाई जा रही हैं। ठीक है, जैसे बोला जाए कि प्लांट डाइवर्सिटी कहें कि बहुत रिच है, तो मतलब वहाँ पे आपको लगभग 100 से 150 वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, आम के, पीपल के, जस्ट मैं एग्जांपल ले रही हूँ, बनाना, सारे तरीके के आपको प्लांट वहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। और किसी भी डाइवर्सिटी का ओरिजिन कहाँ हुआ है, वो ओरिजिनेट कहाँ हुआ, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, उसका सेंटर कहाँ है, उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन। और दूसरा क्या है, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। क्रॉप आप सभी जानते हैं, जिसमें क्रॉप्स आपके आते हैं, वीट वगैरह। ठीक है, तो उनके ओरिजिन कहाँ हुए हैं। इस तरीके से हम अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दिया है कि मेनी पीपल, मतलब बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है इज ऑल्सो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो ही क्या होता है, अगर एक तरीके से कहा जाए, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में नॉट रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ और क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है यही रिप्रेजेंट करे कि यहीं पे सेंटर ऑफ प्लांट होगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 10 तरीके की अलग अलग वैरायटी पाई जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिस प्लांट का, किसी क्रॉप का या किसी चीज़ का जो ओरिजिन है ये इसी डाइवर्सिटी से हुआ हो। ठीक है, इसी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी से हुआ हो, कहीं और से भी हो सकता है। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एक नहीं होते। ठीक है, जबकि बहुत सारे लोग एक मानते हैं इसको। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। ऑल्दो, जबकि फ्यू स्पीसीज में हैव बीन ओरिजिनेटेड सेपरेटली एट मोर देन वन प्लेसेस। कुछ स्पीसीज हो सकती हैं कि जो आपके सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी से अलग, यहाँ कहीं कोई जगह हो वहाँ से निकली हुई, बट मोस्ट स्पीसीज हैड देयर ओरिजिन एट सर्टेन प्लेसेस एंड देन स्प्रेड एल्सवेयर। जबकि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं कि जिनका ओरिजिन किसी एक जगह पे हुआ है लेकिन वो फैल के कहीं और पहुँच गई हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें, एक प्लांट है आइकॉर्निया, जिसको कि जलकुंभी कहा जाता है। आइकॉर्निया को, आइकॉर्निया नेटिवली हमारे यहाँ का नहीं है इंडिया में, लेकिन वो एज अ वीड की तरह हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और अब यहाँ पे वो बहुत तरीके से, बहुत लंबे उस पर प्लेटफॉर्म पे वो फैल गया है। ठीक है,
दूसरे शब्द में कहें, इन सेंटर ऑफ ओरिजिन अ क्रॉप इज जनरली कन्फाइंड टू वन प्लेस। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो एक क्रॉप जो है केवल एक जगह पे पाया जाता है, वेयर एज सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में बी फाउंड एट मोर देन वन प्लेसेस, जबकि सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एक से ज़्यादा जगहों पे पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जिनको जानना आपको जरूरी है। अब सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ एक डायग्राम दिखाया गया है। एक सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी का पता लगाने में एक साइंटिस्ट हैं वावलॉव, रशियन साइंटिस्ट वावलॉव, उनका बहुत ज़्यादा रोल है। ये एक आपको मैप पे दिखाया गया है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन की अगर बात की जाए, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट कल्टिवेटेड प्लांट वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इनफॉर्मली थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसा जनरली माना गया है कि जो कल्टिवेटेड प्लांट है, जिनका कल्टिवेशन हुआ है, वो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक तरीके से ऐसे सीधे एक लाइन में पूरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। इवन टुडे सर्टेन एरिया सो फॉर ग्रेटर डाइवर्सिटी, ऐसा देखा जाता है। जैसे अभी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, आप सब ने इन सब के नाम सुने होंगे, वहाँ पे देखा जाता है कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। जबकि कुछ प्लेसेस ऐसे जैसे डिजर्ट वगैरह हो गए, जो सैंडी प्लेसेस हैं, वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देन अदर सर्टेन कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स, ऐसा देखा गया है कि कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी देखी जाती है किसी कल्टिवेटेड क्रॉप्स की, उसके वाइल्ड टाइप के, मतलब मान लीजिए एक स्पीसीज़ है, उसका वाइल्ड टाइप है कि ये उसकी जो एक कोई गेहूं की स्पीसीज़ है, ये उसका वाइल्ड टाइप है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में मान लीजिए इसमें कोई म्यूटेशन हो करके, या म्यूटेशन कल्टीवेशन जब किया जाता है तो म्यूटेशन करके कोई नया प्लांट बनाया गया, ऐसा देखा गया कि वाइल्ड टाइप से ज़्यादा डाइवर्सिटी इस कल्टीवेटेड प्लांट की हो जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन को देने वाले जो पहले इंसान थे, रशियन साइंटिस्ट, इनका पूरा नाम दिया है निकोलाई इवानोविच वावलॉव। 1887 से 1943 में इन्होंने दिया था सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में, इन्होंने बताया था। रशियन साइंटिस्ट जो वावलॉव है, उनके कलीग ने और वो मिलकर कई कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में वो विजिट किए। ठीक है, गए वहाँ पे, और उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप प्लांट को, बहुत सारे क्रॉप प्लांट जैसे वीट, गेहूँ, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, बार्ले को कलेक्ट किया उन्होंने। ठीक है, और उनके वाइल्ड रिलेटिव्स, मतलब बिना जो वाइल्ड उनकी स्पीसीज थी जिसमें म्यूटेशन नहीं था, ठीक है, उनको भी लिया। वन ऑफ हिज मिशन, उनका मिशन क्या था इसको अलग अलग कंट्रीज में जाके इसको कलेक्ट करने का? उनका मिशन था क्रॉप के जो जर्मप्लाज हैं उनको नेशनल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, वे अपना रसिया में एक नेशनल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट चला रहे थे जिसमें क्रॉप के जर्मप्लाज क्या होता है, आपने वीजमैन की जर्मप्लाज थियरी भी पढ़ी होगी, जिसमें क्या होता है, जर्मप्लाज वो कंटेंट होता है जो एक आपके मदर फादर में आप में जो आता है वो क्या होता है, जर्मप्लाज्म। तो उन्होंने क्या किया, उसके जर्मप्लाज्म को कलेक्ट करने की कोशिश की, तो उस पर एक प्रोजेक्ट चल रहा था। जब जर्मप्लाज्म मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, उससे नई स्पीसीज भी बना सकते हैं। दे यूज्ड दिस कलेक्शन इन रशियन ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑफ डेवलपिंग इम्प्रूव्ड वेराइटी, और उन्होंने इस जर्मप्लाज्म को क्या किया, और अलग अलग, जैसे आज देखेंगे आप गेहूं की, चावल की, और बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों की इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ आ गई हैं। आप डोमेस्टिकेशन में पढ़ेंगे ये चीज़। ठीक है, इम्प्रूव्ड वैरायटी मतलब मान लीजिए पहले का जो कोई गेहूं की वाइल्ड टाइप वैरायटी थी, ठीक है, उसको लगता था टाइम, कुल 4 मंथ का टाइम लगता था, ठीक है, उसको पूरी तरीके से मैच्योर होने में। अब इसमें हमने क्या किया, कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया, ठीक है, इम्प्रूव करके अब इसके जो मैच्योरेशन का टाइम है उसको हमने घटा के 3 मंथ कर दिया। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या होगी, टाइम की बचत होगी। ठीक है, लेकिन इसके कुछ लॉस भी होता है, फिर आगे आप पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर एक तरीके से आपके ढांचे पे है कि किस तरीके से आप अच्छी चीज़ें भी बनाइए और उससे इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया गया था। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो उसको देने वाले जो पर्सन थे वो आपके वावलॉव थे। ठीक है, वावलॉव को हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कह सकते हैं। जैसे 18th सेंचुरी में डार्विन जो थे बहुत फेमस थे अपनी थियरीज़ को लेके। आप सभी ने इवोल्यूशन में डार्विन को इवोल्यूशन का में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो इवोल्यूशन इन 20th सेंचुरी का 20वीं शताब्दी का डार्विन कह सकते हैं आप, वावलॉव को हम मानते हैं।
उन्होंने भी बहुत विथ जस्ट इंक्वायरिंग ए माइंड कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द बेसिक सिमिलरिटीज बिटवीन सेवरल अपरेंटली क्वाइट डिस्टिंक्ट फेनोमेना एज डार्विन हैड डन। उन्होंने भी डार्विन की तरह बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें की हैं अपने दिमाग से, अपनी कैपेसिटी से, ऐसे बहुत सारे सिमिलरिटीज़ को और कुछ अलग अलग चीज़ों को, फेनोमेना को डार्विन की ही तरह उन्होंने पता लगाया था। इसी वजह से हम उन्हें 20th सेंचुरी का, 20वीं शताब्दी का डार्विन मानते हैं। ठीक है, वेवलॉव अपने वर्क को एक पेपर में पब्लिश किए थे, नाम था फाइटोजियोग्राफिकल बेसिस फॉर प्लांट ब्रीडिंग 1935 में। यहाँ पे उन्होंने द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट अकर मोस्टली इन माउंटेन रीजन। उन्होंने इस अपने पेपर में बताया था कि जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है कल्टिवेटेड प्लांट का, जिनका कल्टीवेशन किया गया है, वो मेनली माउंटेन रीजन में देखा गया। और कहाँ, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आप ग्लोब पढ़ते हैं तो ग्लोब में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है उस वहाँ पे 23 डिग्री 28 मिन साउथ ऑफ इक्वेटर पे, अबाउट 45 डिग्री नॉर्थ में, और इक्वेटर इन द वर्ल्ड पे ये है। ये बेसिकली ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि मेनली कहाँ पे देखा गया। और आप अगर मोटा मोटा याद रखें तो सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट मेनली आपका कहाँ देखा गया था, वो आपका माउंटेन रीजन में देखा गया था। द न्यू वर्ल्ड क्रॉप डोमेस्टिकेशन अकर्ड बिटवीन द टू ट्रॉपिकल्स। जो न्यू वर्ल्ड क्रॉप डोमेस्टिकेशन है, मतलब डोमेस्टिकेशन का मतलब है किसी प्लांट का न्यू फॉर्म में आना विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट से, मतलब डोमेस्टिकेशन उसको कहेंगे। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, पालतू जानवर जिनको ह्यूमन पालता है, उसी वजह से। और सेम यहाँ पे डोमेस्टिकेशन का मतलब है कि ऐसे पौधे जिनमें क्या किया गया है, जिनको उगाने में या जिनके ग्रोथ में या जिनको मॉडिफाई करने में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो। तो जो नया वर्ड है डोमेस्टिकेशन का, वो आपके ट्रॉपिक जो है कैंसर और कैप्रिकॉर्न, ठीक है, उनके बीच में देखा गया है। इन ऑल केसेस एग्रीकल्चरल ओरिजिन्स एंड प्रिमिटिव डाइवर्सिटी अकर्ड इन हाई एंड कॉम्प्लेक्स माउंटेन रीजन। सारे केसेस में जो एग्रीकल्चरल ओरिजिन है, चाहे प्रिमिटिव डाइवर्सिटी हो, वो आपके हाई और कॉम्प्लेक्स माउंटेन रीजन में ही देखे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से एविडेंस थे जो वेवलॉव ने यूज़ किए थे सेंटर ऑफ ओरिजिन को देखने में और चीज़ों का पता लगाने में? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, प्लांट के रिमेन्स, प्लांट के जो बचे हुए रिमेन्स हैं, फॉसिल्स मान सकते हैं। लिविंग प्लांट को यूज़ किया था, डीएनए, प्रोटीन, मॉर्फोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री प्लांट की यूज़ की थी। इकोलॉजी, कहाँ पे वो पाए जा रहे, डिस्ट्रीब्यूशन उनका क्या है। लोकेटिंग द ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट इन बेसिक ऑफ टू प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लोकेट करना, एक जगह मतलब लोकेट करना, और जो प्लांट का ओरिजिन पार्ट है वहाँ से दूसरी जगह। विच अलाउज वन टू लोकेट वाइल्ड रिलेटिव्स, रिलेटेड स्पीसीज एंड न्यू स्पीसीज जीन्स, ठीक है, नई जो मान लीजिए कोई स्पेशली डोमिनेंट जीन है जिसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, डिजीज रेजिस्टेंस है, तो हम उसको एक जगह से क्या करें, दूसरी जगह पे मूव करें। ठीक है, तो इन सब एविडेंसेस का यूज़ किया था वेवलॉव ने। ठीक है, बेस्ड ऑन हिज स्टडीज़, अगर उनकी स्टडी की बात करें उसके बेसिस पे ग्लोबल उन्होंने ग्लोबली एक्सप्लोर किया, जगहों पे घूमे वो, और फिर नई नई वैरायटीज़ को कलेक्ट किया। वो अपने कलीग्स के साथ घूमने गए थे जिसको उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया था। वेवलॉव ने 8 मेन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बताए थे और 3 सब्सिडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बताए थे। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितने सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी होते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। जो मेन सेंटर्स हैं, जो मेन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी हैं, उसमें देखा जाए तो चाइना, इंडिया या जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, सेंट्रल एशिया, एशिया माइनर और पर्सिया, मेडिटेरेनियन, एबाइसियन, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको, साउथ अमेरिका। ठीक है, सब्सिडरी सेंटर्स की बात करें तो उसमें इंडो मलयालम, ठीक है, चिले, ब्राज़ील एंड परागुआ। ऑल दीज सेंटर्स आर नोन एज सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और वेविलोवियन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी के नाम से इन सभी को जाना जाता है, जिसमें मेन सेंटर और सब्सिडरी सेंटर देखने को मिलेंगे। मेन सेंटर 8 थे, सब्सिडरी सेंटर आपको 3 देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें जिसमें से हम कुछ समझते हैं चीज़ों के बारे में। वेवलॉव ने जो है प्रपोज किया था क्रॉप प्लांट आर इवॉल्व फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज। क्रॉप प्लांट का जो इवॉल्वमेंट है उनकी एक वाइल्ड स्पीसीज थी। ये मान लीजिए वाइल्ड स्पीसीज है, फिर इसमें क्या किया था, इसको और बेटर किया गया था, इसकी वैरायटी को, और ये नई वैरायटी बनाई गई थी। ठीक है, तो वाइड एरिया शोइंग ग्रेटर डाइवर्सिटी, जो कि ग्रेट डाइवर्सिटी शो कर रहे थे। अब टाइप्स ऑफ थोड़ी सी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी की बात कर लें तो 3 तरीके की सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो सेंटर्स। ठीक है,
इनके कैरेक्टर्स को कुछ पढ़ते हैं। अगर मैं प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी की बात करूं तो प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट देखने को मिलेगा। मतलब मान लीजिए ये कोई प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, यहाँ पे वास्ट मतलब बहुत बड़े लेवल पे जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी एक एक स्पीसीज के अंदर। जेनेटिकली वो एक दूसरे से बहुत अलग होंगे। दीज आर ओरिजिनल होम ऑफ क्रॉप प्लांट। ये जो प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी होता है ये ओरिजिनल होम होता है किसी क्रॉप प्लांट का, ठीक है। विच आर जनरली अनकल्टिवेटेड एरियाज लाइक माउंटेन, हिल्स, रिवर्स, वैलीज और फॉरेस्ट। और ये प्राइमरी सेंटर, कभी भी प्राइमरी सेंटर क्या होता है, वो उसका ओरिजिन प्लेस होगा और वो बेसिकली क्या होगा क्रॉप का, और वो अनकल्टिवेटेड एरिया होगा। जैसे कि कल्टीवेशन मतलब जहाँ खेती की जाती है, ठीक है। जैसे माउंटेन, अनकल्टिवेटेड मतलब जैसे माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गए, रिवर हो गई, वैली हो गई, फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। वहाँ पे आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक। उनको अनकल्टिवेटेड एरियाज होंगे, वो प्राइमरी सेंटर होंगे, ठीक है। और वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी उनमें पाई जाएगी। मेन फीचर क्या है इन सेंटर के, इनमें वास्ट वाइड जेनेटिक डाइवर्सिटी या वास्ट बड़े लेवल पे जेनेटिक डाइवर्सिटी, लार्ज नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन देखने को मिलेंगे। डोमिनेंट जीन का मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर, जैसे टॉल और शॉर्ट प्लांट है तो उसमें टॉल कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। हैविंग वाइल्ड कैरेक्टर मतलब जो उनका नेचुरल कैरेक्टर किसी जीन का, जैसे अभी हम चावल की, गेहूं की बहुत सारी वैरायटी देखते हैं, लेकिन उनकी नेचुरल वैरायटी को वाइल्ड वैरायटी कहते हैं। लेस क्रॉसिंग ओवर उनमें होता है और नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स, वहाँ पे नेचर सेलेक्ट करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन आपने पढ़ा होगा डार्विन का, कि कोई भी चीज़ जो नेचर के द्वारा सेलेक्ट हो। मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वहाँ पर वही स्पीसीज सर्वाइव करेगी जो बारिश को झेल पाएगी, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन होता है। सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें तो वेवलॉग कहते हैं कि द वैल्यूएबल फॉर्म्स ऑफ क्रॉप प्लांट आर फाउंड फार अवे फ्रॉम देयर प्राइमरी एरिया ऑफ ओरिजिन विच आर कॉल्ड सेकेंडरी ओरिजिन और डाइवर्सिटी। वेवलॉग कहते हैं कि वैल्यूएबल क्रॉप्स कुछ ऐसे होते हैं जो अपने प्राइमरी सेंटर से काफ़ी दूर पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहते हैं। अब इनका क्या मेन फीचर है, ठीक है। तो ये इनके पास लेसर जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है प्राइमरी सेंटर के कंपैरिजन में, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ रिसेसिव जीन्स होते हैं, इनके पास रिसेसिव जीन ज़्यादा होते हैं। मोस्टली हैव डिजायरेबल कैरेक्टर, मोस्टली इनके पास डिजायरेबल कैरेक्टर होते हैं। जैसे डिजायरेबल कैरेक्टर किसको कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, मैम ने पढ़ाया है। डिजायरेबल कैरेक्टर उसको कहते हैं, मान लीजिए ये कोई जीन है, ठीक है। अब उसमें से आपको केवल एक कैरेक्टर चाहिए, जैसे मान लीजिए इस एरिया में टॉल वाला कैरेक्टर है तो इसको हम क्या कहेंगे, डिजायरेबल कैरेक्टर, ठीक है। ये कैसा कैरेक्टर होगा, डिजायरेबल, जिसकी आपको जरूरत है, डिजायर है वो कैरेक्टर। देन आ जाते हैं लास्ट थर्ड वाला सेंटर, माइक्रो सेंटर, ठीक है। इन सम केसेस स्मॉल एरियाज विद इन द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिबिट ट्रेमेंडस जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सम क्रॉप प्लांट्स। कभी कभी देखा जाता है किसी स्मॉल एरिया में ग्रेट ट्रेमेंडस जेनेटिक डाइवर्सिटी, बहुत अच्छी जेनेटिक डाइवर्सिटी देखी जाती है क्रॉप प्लांट की, और इन एरियाज को हम माइक्रो सेंटर कहते हैं। किसी छोटी एरिया में देखा जाएगा बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है तो उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो सेंटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं वैल्यूएबल प्लांट को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, और इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए कल्टिवेटेड स्पीसीज की ये काफ़ी अच्छे होते हैं। मेन फीचर की बात करें तो दे रिप्रेजेंट ए स्मॉल एरिया विद इन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, ट्रेमेंडस जेनेटिक डाइवर्सिटी इनमें देखने को मिले कैरेक्टर हैं। अब हम सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्यों पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ठीक है। तो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस की बात करें तो द इंफॉर्मेशन ऑन ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट इज इंपॉर्टेंट इन प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो होता है ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं टू लोकेट वाइल्ड रिलेटिव्स रिलेटेड स्पीसीज एंड न्यू जीन्स। मान लीजिए हम कोई प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं, दो प्लांट को ब्रीड करा रहे हैं, उसको एक नई जगह पे हमें इंट्रोड्यूस करना है तो हमें उसके ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें ओरिजिन के बारे में पता होगा तो हमें पता होगा कि किस तरीके के सॉइल में वो ग्रो करता है, कौन से एरिया में ग्रो करता है, किस तरीके का इन्वायरमेंट उसको चाहिए, ताकि जब हम उसको उसके मेन जगह से थोड़ा सा प्लांट ब्रीडिंग करा के दूसरी जगह पे लोकेट करें तो हम उसे उसी तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। फिर नॉलेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट इज इम्पॉर्टेंट, और क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, टू अवॉइड जेनेटिक इरोजन, जेनेटिक इरोजन ना हो, जेनेटिक क्षरण ना हो, मतलब उसका जेनेटिक जो क्वालिटी है वो खत्म ना हो जाए। लॉस ऑफ जर्मप्लाज्म, उसके जो इनहेरिट होने के कैरेक्टर हैं, उसके मदर फादर से जो बच्चे में जाने का कैरेक्टर है उसका लॉस ना हो जाए।
ड्यू टू लॉस ऑफ इकोटाइप, इकोटाइप की लॉस की वजह से, मतलब कि उसको प्लेस ही ना मिल पाए, हैबिटेट की वजह से, मतलब जो उसको इन्वायरमेंट चाहिए वो ना मिल पाए, तो क्या होगा, ऐसा दूसरी जगह पे आपने लगा दिया, वो वहाँ पे तो ग्रो कर जाए, लेकिन फिर वहाँ से उसको आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें से जेनेटिक डाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। मान लीजिए कोई प्लांट था, ठीक है, ये पहले ठंडी जगह पे उगता था और इसे आपने लाके गर्म जगह पे उगा दिया, और किसी तरीके से ये ग्रो तो कर जाएगा, लेकिन फिर इसके अंदर के जो अच्छे कैरेक्टर हैं, जैसे इसमें जो जेनेटिक वैरायटी थी वो, और इसमें जो जर्म प्लाज्म कंटेंट था कि ये फिर अपने बच्चों में ट्रांसफर करेगा, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। एंड इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, इसका कारण अर्बनाइजेशन, जो साल बढ़ते हुए अर्बन एरियाज़ हैं वो भी हो सकते हैं। जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन जो है उसके लिए क्या होता है, एकम्प्लिश किया जाता है थ्रू जीन बैंक्स। जब हमें सेंटर ऑफ ओरिजिन का पता रहेगा तो हम उसे क्या करेंगे, जीन बैंक्स में जो आप पढ़ते भी हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, जीन बैंक के बारे में आप पढ़ते हैं, उसमें हम कलेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं इनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह का फॉर्मेशन करके उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। ऐसा नहीं है कि ये सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में पहली बार वेवलॉव ने बताया था, बाद में कोई आया नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, तो इसी वजह से हम वेवलॉव का लिमिटेशन भी पढ़ते हैं कि लिमिटेशन क्या है। एक्सपेंशन ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन कल्टिवेटेड प्लांट, जैसे जैसे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, जो बढ़ते गई कल्टिवेटेड प्लांट पे, उसी तरीके से वेवलॉव की चीज़ों पे लिमिटेशन भी आता गया, ठीक है। अब वो लिमिटेशंस क्या है उनको समझेंगे, ठीक है। Pavlov consider the region with greatest genetic diversity of a species as the center of origin of that species. Pavlov ने ऐसा माना कि जहाँ greatest genetic diversity है species की, वही उसका center of origin है, लेकिन ऐसा नहीं होता। Many such species are known whose center of origin and genetic diversity are different. ऐसी बहुत सारी species है जिसकी center of origin और center of diversity अलग है, जैसे कि एग्जाम्पल में मेज और टोमेटो, ठीक है। सेकेंड है कि द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट एज पर वेवलॉव आर लिमिटेड टू माउंटेन एंड स्मॉल हिल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। अकॉर्डिंग टू वेवलॉव, जैसा कि हमने पढ़ा भी, वेवलॉव ने अपने उसमें 8 रीजन्स के बारे में बताया है, तो उन्होंने बताया है कि जो हिली एरियाज हैं, माउंटेन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, वहीं पे जो आपका ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट देखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, रिसेंट एविडेंस ये भी बताती हैं कि प्लेन एरियाज में भी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मेनी कल्टिवेटेड प्लांट का देखा गया है। टुडे, आज के टाइम में, सेवरल क्रॉप्स आर नोन हु सेंटर ऑफ ओरिजिन आर डिफरेंट फ्रॉम द वंस सजेस्टेड बाय वेवलॉव। और प्रेजेंट टाइम में अभी ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो वेवलॉव ने सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में, जगहों के बारे में बताया था, उससे अलग अलग जगहों पे भी कई जगह पे क्रॉप सेंटर ऑफ ओरिजिन देखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेंटर ऑफ ओरिजिन या सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में कंप्लीट किया, ठीक है। और होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, पालतू जानवर, जिनको कौन पालता है, ह्यूमन पालते हैं। अब पालतू जानवर कौन है, डॉग, कैट और आपकी काऊ हो गई, ये सब क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स है। तो डोमेस्टिकेशन क्या होता है, उसी तरीके से सिंपल वे में अगर आप समझना चाहें, ए प्लांट इज सेड टू बी डोमेस्टिकेटेड। एक प्लांट को आप डोमेस्टिकेटेड कब कहेंगे, व्हेन इट्स नेटिव कैरेक्टर्स आर अल्टर्ड। जो इसका नेटिव कैरेक्टर, यानी कि नेटिव का मतलब होता है जो शुरुआती चीज़ें आपके अंदर थीं, उसको क्या किया जाए, अल्टर कर दिया जाए, बदल दिया जाए, सच दैट इट कैन नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इस तरीके से उसमें बदलाव किया जाए कि वो जो स्पीसीज़ है वो बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के, बिना ह्यूमन के वो ग्रो ना कर पाए। तो ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेटेड प्लांट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन। एक बात बताइए, जब अपने किसी काऊ को आप अपने घर ले आते हैं तो वो खुद से नहीं ना जाती है घास चरने के लिए, उसको आपको ले जाना पड़ता है। और वहीं जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो जंगल में अपने आप घास चरते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब आपने डोमेस्टिकेशन कर दिया तो उसमें ह्यूमन का जो इंटरवेंशन है वो ज़रूरी है, बिना उसके आगे फर्दर प्रोसेस नहीं हो पाता, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट वॉज डोमेस्टिकेशन। पहला स्टेप जो था कल्टिवेटेड प्लांट में वो क्या था, डोमेस्टिकेशन था। अभी तक आपने कल्टिवेटेड प्लांट के बारे में पढ़ा, तो वो क्या था, डोमेस्टिकेशन था, ठीक है। A notable case of recent and continuing domestication relate, अभी एक रिसेंट अगर देखा जाए continuing domestication के बारे में, सेवरल प्लांट्स है स्पीसीज किसकी,
जो बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करते हैं उनका नाम है जेट्रोफा। जेट्रोफा कैरेकस एक स्पीसीज है, अ मेंबर ऑफ यूफोरबिएसी फैमिली, यूफोरबिएसी फैमिली का मेंबर है। कल्टीवेशन इज बीइंग पॉपुलराइज्ड, जिसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसमें क्या निकाला जा रहा है, उससे उसके सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट निकाला जा रहा है, जो किसकी तरह पे सप्लीमेंट की तरह अप टू 5% ऑफ सप्लीमेंट यूज़ किया जा रहा है डीजल की जगह पे, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जेट्रोफा का जो एक स्पीसीज़ है यूफोरबिएसी फैमिली का, उसका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया, उसका कल्टीवेशन काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि वो एक सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है डीजल की जगह पे, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, एक जस्ट मैंने एग्जांपल लिया। सिलेक्शन, हम डोमेस्टिकेशन के अंदर सिलेक्शन कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए किसी चीज़ का डोमेस्टिकेशन करना है ह्यूमन को, तो प्लांट का वो सिलेक्शन कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, व्हेन डिफरेंट जीनोटाइप प्रेजेंट इन पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस एट डिफरेंट रेट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई स्पीसीज पड़ी है तो देखिए हमारे उसमें ही प्लांट्स में ही कितने तरीके का यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाईसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ही प्लांट पे, कभी कभी डिफरेंट प्लांट पे, तो हम उनका सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को जब हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, सिलेक्शन। अब सिलेक्शन दो तरीके का हो सकता है, या तो वो नेचुरल हो सकता है, वो काम नेचर करे सिलेक्शन का, या वो आर्टिफिशियल हो सकता है जब ह्यूमन करे। नेचुरल सिलेक्शन जो होता है नेचुरल फोर्स है, जैसे कि क्लाइमेट, मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ पे कौन सी स्पीसीज सर्वाइव करेगी, जो ग्रो कर पाएगी। क्लाइमेट जैसे कि सॉयल, बायोलॉजिकल फैक्टर, डिजीज हो गए, इंसेक्ट हो गए, पेस्ट, इनकी वजह से वो चीज़ सेलेक्ट हो। जैसे आप इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जो आपके इंग्लैंड में हुआ था, वहाँ पे अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वहाँ पे जो ग्रे विंग वाली बटरफ्लाइज थी वो ज़्यादा ग्रो की, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हो गया। तो ये काम कौन किया, नेचर किया, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन में दो तरीके का सिलेक्शन हो सकता है, या तो उसको इन्वायरमेंट सेलेक्ट करें, जैसे क्लाइमेट हो गया, इन्वायरमेंट, या कंपटीशन, या दो स्पीसीज़ के बीच कंपटीशन हो, जो उसमें ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा वो विन कर जाएगा और जो वीक रहेगा वो हार जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या करता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैरीड आउट बाय ह्यूमन, और ये केवल सेलेक्टेड प्लांट को रिप्रोड्यूस कराएंगे, उनको उनके ऑर्डिनरी जो कैरेक्टर हैं उन्हीं को, उनके जो मेन कैरेक्टर हैं उन्हीं को लेंगे, ठीक है। ये भी दो तीन तरीके के होते हैं, डायरेक्शनल स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, जो कि आप इवोल्यूशन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। डायरेक्शनल सिलेक्शन में हम किसी एक कैरेक्टर को एक तरफ, जब मान लीजिए अगर कोई ये मीन वैल्यू है तो एक डायरेक्शन में, ये कोई मीन वैल्यू है तो अगर एक डायरेक्शन में कोई चीज़ जाएगी तो उसको डायरेक्शनल सिलेक्शन कहेंगे। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन मतलब वो मीन वैल्यू ऐसे बीच में जाए, और डिसरप्टिव मतलब दो में डिवाइड हो जाए, ठीक है। इसको आप इवोल्यूशन में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो सिलेक्शन आप करते हैं इस तरीके से। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं दैट अकर्ड अंडर डोमेस्टिकेशन, जो डोमेस्टिकेशन के अंदर होते हैं, डोमेस्टिकेशन की वजह से होते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, मतलब ये अच्छे चेंजेस हैं, महत्वपूर्ण है। डिक्रीज इन हाइट, मान लीजिए किसी प्लांट को आपको डोमेस्टिकेट करना है, वो घर पे उगाना है, और उसकी हाइट काफ़ी बड़ी बड़ी है, आप उसको अच्छे से उसकी टेक केयर नहीं कर पाएंगे, तो उसमें चेंज करके क्या किया, डिक्रीज हाइट, जैसे सीरियल और मिलेट्स की। इंक्रीज इन हाइट, जैसे कि जूट की, कॉर्कस स्पीसीज, शुगर केन की, सैक्रम ऑफिसिनालिस, ठीक है, फॉरेज ग्रासेस की, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ डॉर्मेंसी को एलिमिनेट करना हैज टेकन इन सेवरल क्रॉप स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में देखा गया डॉर्मेंसी को एलिमिनेट किया गया, मतलब उसमें डॉर्मेंट स्टेज को एलिमिनेट कर दिया गया। एग्जाम्पल के लिए बार्ले, व्हीट और मूंग बीन, ठीक। डिक्रीज इन टॉक्सिन, किसी स्पीसीज में टॉक्सिन बहुत ज़्यादा है तो उसके टॉक्सिन को क्या करना, डिक्रीज कर देना, हटा देना। द बिटर प्रिंसिपल ऑफ कुकुरबिटेसी प्लांट प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, जो कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट है, जैसे कि आपका पम्पकिन हो गया, कद्दू जिसको कहते हैं, ठीक है, क्यूकम्बर हो गया, खीरा जिसको कहते हैं, ठीक है, एशगार्ड जिसको कि एशगार्ड, भथुआ पता नहीं क्या बोलते हैं, एशगार्ड हो गया, ये सारे कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, तो उनके टॉक्सिन को डिक्रीज कर दिया गया। इंक्रीज इन इकोनॉमिक ईल्ड, उनके इकोनॉमिक वैल्यू को, जो मतलब इकोनॉमिकली पैसे के फॉर्म में उनकी उस वैल्यू को बढ़ा दिया गया, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप को देखा जाए तो हैव अकर्ड इंडिपेंडेंटली एट फॉलोइंग 6 रीजन में इसको देखा गया है। मीजो अमेरिकन रीजन में, साउथ इंडीज में, नियर ईस्ट में, अफ्रीका में, प्रोबेबली अगर सेल और इथोपियन आइलैंड्स पे, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में, और छठवां चाइना में इसको ज़्यादा देखा गया है इन 6 रीजन्स पे डोमेस्टिकेशन। तो ये तो हो गया सेकंड पार्ट। अब डोमेस्टिकेशन के बाद जो और एक अलग चीज़ पढ़नी है वो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट। डोमेस्टिकेशन के बाद आप प्लांट का इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है।
टेकिंग अ जीनोटाइप और अ ग्रुप ऑफ जीनोटाइप। किसी डिफिनीशन की अगर मैं बात करूं तो एक जीनोटाइप को या ग्रुप ऑफ जीनोटाइप प्लांट को नए इन्वायरमेंट में ग्रो कराना। जैसे यहाँ पे एक प्लांट पाया जा रहा था, उसको हम कहीं नए इन्वायरमेंट में ग्रो कराएं, ठीक है, जहाँ पे ये पहले कभी ग्रो नहीं हुआ है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट, ठीक है। इसमें क्या हो सकती है, कोई नई वैरायटी क्रॉप की हो सकती है जो उस एरिया में ऑलरेडी ग्रोन हो, या वाइल्ड वैरायटी, कोई नई वैरायटी मतलब कोई पुरानी क्रॉप वैरायटी थी उसकी न्यू वैरायटी बना के उसमें उसको ग्रो करवाना, या वाइल्ड वैरायटी उसी क्रॉप स्पीसीज की ग्रो कराना, या टोटली न्यू क्रॉप स्पीसीज को उस एरिया में इंट्रोड्यूस कराना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट, ठीक है। ऑफन बल्कि द मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, किसी अदर कंट्री से या किसी कॉन्टिनेंट से, आप सभी को पता है एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ से या किसी अदर कंट्री से किसी प्लांट को इंट्रोड्यूस कराना। लेकिन मूवमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटी फ्रॉम वन इन्वायरमेंट टू अनदर इन्वायरमेंट, किसी उसी सेम कंट्री के अंदर ही, कि चाहे वो आप बाहर से इंट्रोड्यूस करा रहे हो उस प्लांट को, चाहे वो किसी अदर कंट्री से हो या किसी बाहर के इन्वायरमेंट से हो, ठीक है, बाहर के कॉन्टिनेंट से हो, या इवन उसी सेम कंट्री में ही आप क्या करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मान लीजिए इंडिया में ही आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और यूपी के किसी गर्म जगह से, और आप उसको कश्मीर में ठंडी जगह जो है वहाँ पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसे भी हम इंट्रोडक्शन कहते हैं ऑफ क्रॉप प्लांट का, ठीक। होपफुली इतनी बातें, डेफिनेशन की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। प्लांट का इंट्रोडक्शन दो तरीके का हो सकता है, इट मे बी प्राइमरी और इट मे बी सेकेंडरी, ठीक है। वो प्राइमरी होता है, इट इज़ प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जब इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप और वैरायटी जो होती है वेल सूटेड टू अ न्यू एनवायरनमेंट, वो न्यू एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से सूट कर जाए, डायरेक्टली ग्रोन और कल्टीवेटेड, डायरेक्टली ग्रो कर जाए, कल्टीवेट कर जाए, किसी अल्टरनेशन की जरूरत ना पड़े, किसी बीच वाली चीज़ की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ओरिजिनल जीनोटाइप जो उसका था, जो उसका ओरिजिनल जीनोटाइप था, उसमें कोई अल्टरनेशन की जरूरत ना पड़े कि कोई चेंज करना पड़े, यहाँ पे इसके इन्वायरमेंट में दिक्कत हो रही है, और वो वैसे ही ग्रो कर जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन। अब इसके कुछ एग्जांपल, जैसे IR8, IR28, IR36 राइस वेराइटीज़ हैं। ये कुछ राइस वेराइटीज़ हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। सेमी डॉर्फ वीट वेराइटी, सेमी डॉर्फ मतलब आधी डॉर्फ, छोटी छोटी वैरायटी। सोनारा 64, लर्मा रोजो, ये सब वीट की वैराइटीज़ हैं। ऑयल पॉम वैराइटीज़ इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम मलेशिया, ठीक है। मसूरी राइस फ्रॉम मलेशिया, ये सब क्या है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन है। इंडिया में इस सबको प्राइमरी इंट्रोड्यूस किया गया है और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। किसी भी, मान लीजिए इन सारी स्पीसीज़ को अलग अलग जगहों से लाया गया है, ठीक है, और इंडिया में ग्रो कराया जा रहा है, और ये इंडिया में बिना किसी अल्टरनेशन के, जैसे वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, मलेशिया का इन्वायरमेंट अलग है, इंडिया का इन्वायरमेंट अलग है, बट दे आर ग्रोइंग वेरी परफेक्टली विदाउट एनी अल्टरनेशन ऑफ जीनोटाइप। तो दिस प्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन नोन एज प्राइमरी इंट्रोडक्शन, ओके। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होगा, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में वैरायटी में बी सब्जेक्टेड टू अ सिलेक्शन टू आइसोलेट अ सुपीरियर वैरायटी और इट मे बी यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम टू ट्रांसफर सम यूजफुल ट्रेट्स। इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, आइसोलेट करेंगे किसी अच्छी सुपीरियर वैरायटी को, ठीक है। किसी, मान लीजिए कोई हम वैरायटी लेकर आए, उसमें से हम क्या सुपीरियर वाली की जो अच्छी है उस वैरायटी को लें या हाइब्रिडाइजेशन करके इसको इंट्रोड्यूस कराएं। इस तरीके का इंट्रोडक्शन को सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि सोयाबीन में EC 39821 इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम तिवारी, इज सब्जेक्टेड टू सिलेक्शन एंड वैरायटी कोवन वॉज डेवलप्ड, ठीक है। तिवारी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेलेक्ट करके, और इसकी वैरायटी कोवन को हमने डेवलप किया था। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ बताया भी गया है कि ये देखिए, ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन करना प्लांट का, इस तरीके से प्लांट का इंट्रोड्यूस होने के बाद ग्रो करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है प्लांट इंट्रोडक्शन का, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस न्यू प्लांट स्पीसीज देयर बाय क्रिएटिंग वे टू बेटर न्यू वेराइटीज आर प्रोड्यूस्ड। अगर हम न्यू वैरायटी को, जैसे अभी राइस की और वीट की इतनी सारी वैरायटीज़ को हमने प्राइमरी इंट्रोडक्शन में देखा, तो वो क्या है, बहुत बेनिफिशियल है। उसमें से कई वैरायटीज़ ऐसी हैं जो हमारे इंडिया की ना होते हुए लेकिन वो हमारे लैंड पे कब्जा कर चुकी हैं, इतनी अच्छी प्रोडक्शन है उनकी, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी को इंट्रोड्यूस करना ताकि फूड का प्रोडक्शन, पता ही है 144 करोड़ जनता है हमारे यहाँ की जिसको फूड अवेलेबल कराना
एक अपने आप में ही एक टास्क है, तो उसके लिए हमें नई नई वैरायटीज़ का इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, जैसे राइस और वीट की वैरायटी को। टू इनरिच द जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन को इनरिच करना, मतलब कि जितनी ज़्यादा जर्म प्लाज्म कलेक्शन रहेगा उतनी उतनी वैरायटीज़ ट्रांसफर होंगी आगे, जैसे सॉरगम का, ग्राउंड नट का, ठीक है। टू गेट न्यू सोर्स ऑफ रेजिस्टेंट अगेन बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। मान लीजिए आपके पास जर्म प्लाज्म कलेक्शन है बहुत सारे अच्छी अच्छी स्पीसीज़ का, कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस क्या होते हैं, पहले आपको इसको समझना होगा। एबायोटिक स्ट्रेसेस का मतलब जैसे वाटर, एयर, सॉयल, ये सब एबायोटिक स्ट्रेस है। इनकी वजह से वो प्लांट यहाँ पे रेजिस्टेंट होगी, कहीं बहुत पानी आ जाए तब भी ग्रो कर जाए, बहुत धूप आ जाए तो भी वो ग्रो कर जाए। और बायोटिक रेजिस्टेंट में क्या होंगी, बायोटिक रेजिस्टेंट में आपकी चीज़ें आ जाएंगी, उससे भी क्या करे वो ग्रो करे, जिसमें लाइफ वाली चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो उन सब से वो प्लांट ग्रो करे। मान लीजिए बहुत सारे, अब जो प्लांट का इंट्रोडक्शन हम किस रीजन में कर दें, जो डेजर्ट वाले रीजन है, मरुस्थल वाले रीजन, और वहाँ पे भी कोई प्लांट ग्रो करे, तो सोचिए कितनी अच्छी बात है, वहाँ के लोगों के लिए भी कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक। प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसीज इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसीज हैं, जिनमें से NGPR का फुल फॉर्म भी, NBPGR का फुल फॉर्म भी पूछता है। सेंट्रलाइज्ड प्लांट इंट्रोड्यूसिंग एजेंसी इनिशिएट की गई थी इंडिया में 1946 में, दैट इज एट IARI, ठीक है, न्यू दिल्ली में। प्लांट इंट्रोडक्शन स्कीम इन द डिवीजन ऑफ बॉटनी एंड वॉज फंडेड बाई ICAR, ठीक है, न्यू दिल्ली। ICAR है हमारी एक एजेंसी, उसके द्वारा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसको कि NBPGR कहते हैं, वो उसको 1976 में इस्टेब्लिश किया गया। ये ब्यूरो रिस्पॉन्सिबल थी इंट्रोडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ जर्म प्लाज्म, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के जो प्लांट्स हैं उनके जर्म प्लाज्म के इंट्रोडक्शन और मेंटेनेंस के लिए। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको कि BSI कहते हैं, जिसको 80-90 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये रिस्पॉन्सिबल था प्लांट के इंट्रोडक्शन के लिए, उनकी टेस्टिंग के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए। प्लांट मटेरियल का बोटेनिकल और मेडिसिनल प्लांट क्या है उस हिसाब से उनको क्लासीफाई करने के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो कुछ नाम सुने आपने, IARI, ICAR, NBPGR और आपका BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट की बात की जाए तो न्यू क्रॉप स्पीसीज़ का हमने क्या किया है, न्यू क्रॉप स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि उनमें से कुछ है पोटैटो, मेज, ग्राउंडनट, चिलीज, कॉफ़ी, हैविया, रबर, गुआवा, पाइनएप्पल, पपाया, ये सब डायरेक्ट रिलीज एज अ वैरायटी, रिलीज करना डायरेक्ट एज अ वैरायटी, जैसे सेमीडॉर्फ वीट वैरायटी, सोनारा 64, लर्मा रोजो रिलीज डायरेक्टली फॉर कल्टीवेशन, TN1 राइस इंट्रोड्यूस फ्रॉम ताइवान, ठीक है। IR8, IR21, IR36 इनको इंट्रोड्यूस किया। IRR1 फिलीपींस से डायरेक्टली न्यू वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया। वैरायटी सेलेक्टेड फ्रॉम इंट्रोडक्शन, कुछ वैरायटीज़ को इंट्रोडक्शन से सेलेक्ट किया गया। 2 वैरायटीज़ ऑफ वीट, कल्याण सोना और सोनालिका, जो सेलेक्टेड मटेरियल हैं इंट्रोड्यूस किए गए थे। CIMMYT मैक्सिको के थे और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। डिमेरिट्स भी हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के। अगर मान लीजिए कोई वैरायटी आप किसी दूसरी कंट्री से ला रहे हैं, तो हो सकता है उस कंट्री के लोग उसमें वीड मिला दें, या वहाँ से पहले ही उस वहाँ की वैरायटी में कोई डिजीज़ हो या कोई इंसेक्ट या पेस्ट हो जो यहाँ पे आके हार्म करेगा, उसके बारे में जानेंगे। वीड्स क्या है, आर्जिमोन मैक्सिकाना, आइकॉर्निया, जिसको कि जलकुंभी कहते हैं, फाइलरिस माइनर, और कुछ नॉन ऑक्सियस वीड्स थे जो इंटर कर गए इंडिया में प्लांट इंट्रोडक्शन के साथ, और वो अब यहीं के हो गए, जिसमें से आर्जिमोन मैक्सिकाना आप सबने ने देखा होगा, वो पीली वाली इस तरीके से पत्ती होती है जिसको छोटे बच्चे गांव में बजाते भी हैं, वो एक तरीके का वीड है। आइकॉर्निया आप सभी जान रहे, जलकुंभी, ये सब क्या है, ये किसी गेहूं के साथ या किसी के साथ नई वीड वैरायटीज थी जो लाके इंट्रोड्यूस कर दी गई, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। जैसे जलकुंभी की बात की जाए, वो जहाँ पे ग्रो कर जाता है जिस तालाब में, वो तालाब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें मछलियाँ ग्रो नहीं कर पाती क्योंकि पूरा घेर लेता है ऊपर से। डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन डिजीज़ है, वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम यूरोप से उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1883 में। फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। कॉफ़ी रस्ट केन फ्रॉम सीलॉन, ठीक है। बंची टॉप ऑफ बनाना, ये बंची टॉप ऑफ बनाना अराइव्ड फ्रॉम सीलॉन 1914। ये सारी डिजीज़ बाहर से ही आई हुई हैं जिनके बारे में आप पढ़ते भी हैं। इंसेक्ट पेस्ट, पोटैटो ट्यूबर मॉथ को इटली से आया था,
तो प्लांट इंट्रोडक्शन अच्छी चीज़ तो है, लेकिन उसके साथ साथ हर चीज़ का डेमेरिट है। जैसे सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में आपने लिमिटेशन पढ़ा, ठीक है, डोमेस्टिकेशन में आपने पढ़ा, उसी तरीके से प्लांट इंट्रोडक्शन में भी लिमिटेशंस होता है। तो होपफुली ये तीनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सेंटर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ क्रॉप, ठीक है, डोमेस्टिकेशन क्या होता है और इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट। होपफुली इन सारे चारों टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।